हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू परम क्लासेस चैनल। दोस्तों, आप सभी का परम क्लासेस चैनल के आज के इस एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस एपिसोड में जानेंगे कि हमने कल जाना था कि भारत सरकार जो है, वर्तमान भारत सरकार है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और इसके अलावा ग्रामीण विकास के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है और उनका फायदा भी पहुंच रहा है लोगों तक। लेकिन जिस प्रतिशत में पहुंचना था, जिस अनुपात में फायदा होना था या ग्रामीण विकास की स्थिति में सुधार आना था, वो हुआ नहीं। तो उसकी प्रमुख समस्याएं क्या है उसको हम जानेंगे। दोस्तों, समस्याओं के बिना समाधान नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज हम उन समस्याओं और समाधान की ओर जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यह जानना आवश्यक है कि गांव क्या है, ग्राम्य जीवन की विशेषताएं क्या है। दोस्तों, जहां स्वच्छ हवा चलती हो, जहां पक्षियों का कलरव सुनाई देता हो, जहां गाय माता रंभाती हुई घर आती हो और जहां गाय के रंभाने से ही सुबह की शुरुआत होती है, जहां सूर्य की किरणें सीधी ग्राम्य जीवन को प्रकाशमान करती हो, जहां आदर सम्मान सत्कार मन मस्तिष्क में बसे हो, जहां के मूल्य सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हो, ऐसा है भारतीय गांव। दोस्तों, इसके अलावा और भी जान लेते हैं। दोस्तों, गांव के निवासी परिश्रमी तो होते ही हैं, साथ में सीधे सच्चे निष्कपट सरल इन सबसे ओतप्रोत होते हैं। बाह्य आडंबर उनको नहीं आते। दोस्तों, फैशन और बाहरी चमक से भी वो कौशल दूर है। ये प्रकृति के खुले वातावरण में विचरण करने वाले आजाद पंछी होते हैं। दोस्तों, गांवों की प्राकृतिक छटा बड़ी ही मनोरम है, बड़ी ही। यहाँ की सस्य श्यामला भूमि विभिन्न ऋतुओं में नया नया रूप धारण करती है। दोस्तों, शहरों में वो रूप नहीं दिखाई देते हैं जो ग्राम्य जीवन में दिखाई देते हैं। दोस्तों, गांव के चारों ओर के विभिन्न तरह के फूलों के बाग, सुमधुर कलरव, प्रातःकाल की शीतल मंद सुगंध हवा, पशु पक्षियों के विविध रूप, ये दुर्लभ वस्तुएं हैं। दोस्तों, गांव का वातावरण सदैव शांत और कोलाहल रहित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या और चुनौतियों की समझ हासिल करना आज के इस वीडियो का उद्देश्य रहेगा। इन समस्या और चुनौतियों का होना न केवल व्यक्तियों की जीवन स्थितियों पर हानिकारक प्रभाव डालता है, बल्कि उनकी प्रगति के दौरान बाधाएं भी बनता है। जो समस्याएं प्रमुख है वो गरीबी है या अशिक्षा है, बेरोजगारी है, बेघर होना है, अपराध और हिंसा है, वही सारी स्थितियां हैं। दोस्तों, लेकिन बात आती है कि ऐसा क्यों है, क्यों होता है ऐसा। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत है वो विविधताओं का देश है, विरोधाभासों का देश है। दोस्तों, भारत का ग्रामीण क्षेत्र एक तरफ जहां मैदानी भाग में बसता है, वहीं दूसरी ओर एक बहुत बड़ा भूभाग पठार और पहाड़ों की जैसी कठिन परिस्थितियों में भी जीवन यापन कर रहा है। और अब यूं कहें कि भारत का 2/3 भाग आबादी का ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी निवास कर रहा है। जिन तक जीवन स्तर की उच्च सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों के संबंधित सूचनाएं पहुंचाए जाने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो 100% इस लक्ष्य को पूरा करने में बाधा बनती है। दोस्तों, बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन भारत का ग्रामीण परिदृश्य एक तरफ तो जहां परिवर्तनकारी यात्रा से गुजर रहा, वहीं बहुआयामी गरीबी में आशाजनक गिरावट भी आ रही है। परिवर्तनों की एक जटिल तस्वीर भी सामने आई है।
भारत का जो नीति आयोग उसने एक राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक है वो जारी किया है। उसके अनुसार एक प्रगति का उत्साहजनक मानचित्र देखने को मिला है। वर्ष 15, 16 और 19 से 21 के बीच गरीबी दरों में पर्याप्त कमी भी आई है। दोस्तों, नीति आयोग का राष्ट्रीय एमपीआई का मतलब क्या है उसको हम जान लेते हैं। राष्ट्रीय एमपीआई गरीबी की एक माप है जो 3 समान रूप से महत्वपूर्ण आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के मामले में किसी देश की प्रगति को मापता है और दर्शाता है। यह 10 संकेतकों पर विचार करता है जिसमें पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा के वर्ष, रसोई, ईंधन और स्वच्छता शामिल है। दोस्तों, इसके अलावा गरीबी की स्थिति, दोस्तों गांव में एमपीआई के अनुसार 2 प्रमुख घटक हैं एमपीआई के, राष्ट्रीय एमपीआई के। उसमें है गरीबी की स्थिति। क्या स्थिति है गरीबों की, यानी गरीबी लोगों का प्रतिशत और गरीबी की तीव्रता कितनी है, कितनी तीव्र गति से गरीबी फैल रही है या कम हो रही है, ये है। यानी गरीबों का औसत अभाव स्कोर क्या है, अभाव उनके पास, डिप्रीविएशन क्या है उनके पास, मतलब किन चीजों का अभाव है, उन चीजों का। तो दोस्तों, ये चीजें हैं जो कि दर्शाती है कि वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों का विकास की समस्याएं क्या है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। दोस्तों, नीति आयोग के जो निष्कर्ष निकले हैं वो बता देता हूं। नीति आयोग की प्रगति समीक्षा 2013 में पुनः एक बार जारी की गई। भारत ने वर्ष 2015, 16 और 20-21 के बीच बहुआयामी गरीबी को कम करने के लिए उल्लेखनीय प्रगति की है। इस अवधि में गरीबी की स्थिति 24.85 से घटकर 14.96 पर आ गई, जबकि गरीबी की तीव्रता, जो गरीबी, तीव्र गरीबी एक तो बीमारी होती है और एक भयानक बीमारी होती है। वैसे गरीबी और भयानक बीमारी जो वो तीव्रता थी वो घटी और 47.14 से घटकर 44.39%। ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। वहां 32.59 से घटकर 19.28 हो गई। बहुत अच्छा परिणाम है। लेकिन दोस्तों, इस प्रभावशीलता का श्रेय कमोबेश सांसदों को जाता है, केंद्र और राज्य सरकार को भी जाता है, जिन्होंने महात्मा गांधी जी के स्वप्न को साकार करने के लिए, जिनका यह कहना था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, उस आत्मा को विकसित करने के लिए एक पुण्य संकल्प था ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का, जिसके फलस्वरूप गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम में सफल होते नजर आए। लेकिन दोस्तों, ग्रामीण जीवन के स्तर में जो सुधार के संकेत हैं वो कैसे आते हैं? उन्नत आवास योजना, जो कि आवास की योजना है वो उन्नत हो, जैसे कि होती है पक्के या अर्ध पक्के घरों तक पहुंच में वृद्धि होना, बेहतर संरचनात्मक पहुंच और बेहतर जीवन स्थिति का प्रतीक होना। तो दोस्तों, इसके अलावा शौचालयों की उपलब्धता, घर में शौचालय होना, जैसे हमने कल बात की, महिला सशक्तिकरण के लिए घर में शौचालय होना सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण का परिचायक है। दूसरा है बेहतर स्वच्छ सुविधाएं, स्वच्छता की सुविधाएं, जैसे कि उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 1 लाख से अधिक गांवों ने स्वयं को ODF प्लस खुले में शौच मुक्त बना लिया है। 1 लाख से अधिक गांव। तो दोस्तों, बहुत अच्छा प्रगति का मानचित्र है। लेकिन दोस्तों, कई ऐसी समस्याएं हैं जो कि हमें यह मजबूर कर देती है कि हम अभी भी उन स्थिति से नहीं उबर पाए हैं जो कि ग्रामीण समाज के विकास के लिए पूर्णतया योगदान दे सके। दोस्तों, वो रोड़े हैं, वो बाधाएं हैं, वो रुकावट है, वो डिस्टर्बेंस है जो कि ग्रामीण विकास में कार्य करने वालों को झेलनी पड़ती है और सामना करना पड़ता है। वो समस्याएं कौन सी है, वो संकट कौन से है, वो विपदाएं कौन सी है जो कि ग्रामीण विकास जैसे पुण्य कर्म के मार्ग में आकर
उसे रोक देती है, अवरुद्ध कर देती है। तो दोस्तों जानते हैं इन समस्याओं को, और आज का हमारा जो लेक्चर है वो इसी पर डिपेंड करता है कि वो समस्याएं क्या है जिनकी ओर हमें सजग होकर ग्रामीण विकास की ओर अपना योगदान देना है। दोस्तों तो समस्या को पढ़ना ही नहीं है न सुनना है, हमें सजग होकर ग्रामीण विकास के पुण्य क्रम से जुड़कर जो बाधाएं आ रही है उनको दूर करने का प्रयास भी करना है, ताकि जो युवा शक्ति के हाथ में भविष्य आने वाला है वो समस्या ग्रस्त नहीं, समस्या मुक्त ग्रामीण परिवेश का भारत है, जहां पर लोग पलायन के लिए नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के लिए कोशिश करें और वो ग्रामीण क्षेत्रों को आकर्षित करें, पलायन के लिए मजबूर ना करें। ऐसी समस्याओं को हम सामने देखेंगे आज और उनके समाधान को भी जानेंगे। पहली जो समस्या है दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या होती है खाली पेट की समस्या। खाली पेट दोस्तों कुछ भी सोचने समझने के लिए काबिल नहीं होता है, और जो खाली पेट है ना वो सभी समस्याओं की जड़ है। एक व्यक्ति है वो खुद तो भूखा रह सकता है, लेकिन उसके परिवार को, उसके बच्चों को जब भूखमरी की स्थिति झेलनी पड़ती है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, और गरीबी वो काम उससे करवा देती है। तो दोस्तों पहली समस्या क्या है? गरीबी और असमानता। तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, हमने माना कि उनकी आवश्यकताएं कम होती है, उनकी आशाएं कम होती है, लेकिन उसको भी दूर करने के लिए उनकी प्राथमिकताएं जो है रोटी कपड़ा और मकान, उनकी पूर्ति होना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों तो जानते हैं कि कौन सी समस्याएं हैं गरीबी और असमानता क्यों है? तो दोस्तों व्यापक गरीबी की स्थिति गांव में बनी हुई है, आज भी है, हालांकि कम हुई है दशकों में। पिछले 2 दशक में काफी गिरावट आई है गरीबी में, गरीबी रेखा में। बीपीएल वाले एपीएल में आए हैं, काफी स्थिति सुधरी है, लेकिन जो निम्न आय है, बुनियादी सेवाओं तक उनकी सीमित पहुंच है और संसाधनों का असमान वितरण है, वो सोचने को मजबूर करते हैं। दोस्तों होता क्या दोस्तों, एक स्थिति है, क्या स्थिति है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायती राज है वो सशक्त है, लेकिन वहां पे जो बैठने वाला कुर्सी पर बैठता है यदि वही असमानता करता हो, विषमता की स्थिति लाता हो तो क्या होगा? एक उदाहरण है दोस्तों, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बता रहा हूं दोस्तों। बीपीएल की सेवाएं असली बीपीएल तक नहीं पहुंची है आज तक। कैसे दोस्तों? एक बहुत अच्छा जमींदार वर्ग है, कृषक परिवार है, जिसके पास गोल्ड के कड़े हैं, गोल्ड का वो चश्मा मेंटेन करता है, 3-4 ट्रैक्टर है, वो बीपीएल परिवार में उसका कार्ड में नाम है। वो बीपीएल की सुविधा नहीं उठा रहा, लेकिन बीपीएल के नाम पर जो सुविधाएं होती है उनको राशन की जो दुकानें हैं, उचित राशन की दुकानें हैं, सरकार की ओर से जो रियायती दर पर राशन मिलता है, सहकारी जो राशन की दुकानें, वो उनको नहीं देती। वो क्या करती है, उनमें रोज रामचे में या डेली की प्रगति में दिखाकर उसको खुले मार्केट में बेच दे। तो दोस्तों ये स्थिति आज भी बनी हुई है, क्योंकि लोग जागरूक नहीं है, उन्हें पता ही नहीं आईपीएल और बीपीएल होता क्या है। दोस्तों शिक्षा का हमने अलग जगह की कोशिश की, लेकिन साक्षरता को ही हम शिक्षा मान बैठे। लोग केंद्र सरकार को दोष देते हैं, लेकिन दोस्तों केंद्र सरकार क्या करेगी? क्या घर पे आकर आपको पढ़ाएगी, लिखाएगी? जागरूक आपको होना पड़ेगा, आपको अधिकार जानने पड़ेंगे। आप कोशिश करते हैं कि विकास तो हो, लेकिन घर की बच्ची और बाहर पढ़ने ना जाए, विकास क्या खाक खा होगा? क्या होगा बताइए? यदि कोई बहन बेटी भाई के साथ जा रही है तो आप उसको नीच दृष्टि से देखते हैं। यह समाज का विकास, यह समस्या कौन सुलझाएगा? कौन आपकी सोच में परिवर्तन लाएगा? यदि यह सोच बनी रही तो हो गया गांव का विकास। दोस्तों सोच और पांव की मोच दो ऐसी चीजें हैं जो आगे नहीं बढ़ने देती, और यही ग्रामीण विकास की समस्या है मेन।
गरीबी और असमानता, जिसने सरपंच के घर पर दूध दही पहुंचाया उसका विकास, बाकी जाए भाड़ में, यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। पंचायत का जो सरपंच होता है वो मुखिया होता है गांव का, उसे गांव की स्थिति और विकास को देखना चाहिए, क्योंकि उनके बीच में उसे रहना है। दोस्तों, एक युग था जब 20-20 साल तक एक ही सरपंच रहता था, लाठी के दम पर। वोट जबर डलवाए जाते थे। अब स्थिति सुधरी है ईवीएम मशीन की वजह से, तो लोग सशक्त भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग इसको भी गलत ठहरा रहे हैं कि इसमें भी है कमियां। कमियां कुछ नहीं है, सोच में कमी है। दोस्तों, बात आती है कृषि का संकट। दोस्तों, प्राथमिक आजीविका स्रोत के रूप में कृषि पर निर्भरता ग्रामीण समुदायों को अप्रत्याशित मौसम पैटर्न, बाजार के उतार चढ़ाव और फसल विफलताओं से उत्पन्न जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती है। दोस्तों, कृषि पर आए दिन संकट आते रहते हैं, जैसे कि अकाल, सुकाल तो अच्छी चीज है, अकाल की विभीषिका, बाढ़ के संकट, या जमीन है वो महाजन के पास, जमींदार के पास गिरवी है, तो जितनी फसल होती है उसका ज्यादातर भाग वो ले लेता है। लेकिन दोस्तों, इससे अब बाहर कैसे निकलेगा ग्रामीण जीवन है, वो निकलना ही नहीं चाहता। उन तक यदि ग्रामीण क्षेत्रों तक यदि बैंकिंग सुविधा पहुंचाई जाती है तो उसका स्वागत ही नहीं करते, वो अपना ही नहीं चाहते, तो कैसे करो। दोस्तों, यदि कृषि संकट को दूर करना है, मौसमी बेरोजगारी, जितने महीने फसल हुई तब तक ठीक, उसके बाद नीलबट्टा सन्नाटा, कुछ भी नहीं है, और लोग पलायन की तरफ जाते हैं, शहरीकरण की तरफ, कि हम वहां जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा और हम वहां पे 2 पैसे कमा पाएंगे। इसीलिए आज का जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वो गांवों में निवास ही नहीं करना चाहता, तो विकास की क्या बात है। इसके अलावा विखंडित भूमि जोत, अपर्याप्त सिंचाई सुविधा और पुरानी पड़ चुकी कृषि पद्धतियां उत्पादकता और आय सृजन में बाधा उत्पन्न करती है। दोस्तों, हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र में जो है, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर, वहां पर पुरानी तकनीक से ही फसल ली जाती है और की जाती है। उनको पता नहीं है कि उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाई जाती है और अधिक फसल कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, एक अज्ञानता है, यह हमारी जो अशिक्षा है वह प्रमुख रूप से इसके लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा बेरोजगारी और अल्प बेरोजगार जो है ग्रामीण परिवेश की सबसे बड़ी समस्या है। क्या है? अपर्याप्त और गैर कृषि रोजगार अवसरों के कारण कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी की स्थिति या अल्प रोजगार की स्थिति बन जाती है। मौसमी बेरोजगारी, जितने साल हमने, जितने महीने, जितना भाग साल का हमने कृषि कर ली, वो तो रोजगार मिल गया, लेकिन बाकी का हिस्सा, क्योंकि यह विडंबना बन गई है ग्रामीण क्षेत्रों की कि 1 साल तो बारिश और 2 साल अकाल मतलब बारिश ना हो। दोस्तों, इसकी भी जिम्मेदारी हमारी है। दोस्तों, पहले हरियाली देखने को मिलती थी गांव में, आज क्या है? आज हमने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है और हम खेतों को, हरियाली को नष्ट करते जा रहे हैं। यदि ऐसा होता आया तो एक दिन बारिश की संभावनाएं एकदम से समाप्त हो जाएगी, फिर फसलें नहीं रहेगी, कंक्रीट के जंगल रहेंगे। तो दोस्तों, ये चीजें सोचने की है। इसके अलावा इन सुविधाओं को समझने के लिए, हमें समस्याओं को समझने के लिए युवाओं के दिमाग तक पहुंचना पड़ेगा। युवा क्या चाहता है? युवाओं के पलायन को रोकना पड़ेगा, उनमें स्वरोजगार का बीज बोना पड़ेगा कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं उनके बारे में सोचे, ताकि ग्रामीण परिवेश को पुनः सशक्त और सबल बनाया जा सके। इसके अलावा संरचनात्मक अंतराल,
दोस्तों आज भी ऐसे गांव हैं जहां पे स्वच्छ पेयजल की बात तो दूर, पानी की व्यवस्था भी 21 दिन तक नहीं है। और उसमें भी यदि बिजली नहीं रही तो और भी बुरी स्थिति है। ऐसे में यदि हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो हंसी सी आती है दोस्तों, मजाक सी होती है। दोस्तों जो प्रमुख संरचनाएं हैं, आधारभूत संरचनाएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, दूरसंचार, ये है ही नहीं। दूरसंचार तो दूर की बात है, वहां सड़कें तक नहीं है दोस्तों। कागजों में 20 बार सड़क बन चुकी हो, यथार्थ में वहां पर गिट्टी नहीं डली है। यह है ग्रामीण समस्या, यह है रिश्वतखोरी, यह है भ्रष्टाचार। दोस्तों इससे बुरा क्या होगा? पैसा पूरा पहुंच रहा है ग्रामीण विकास के लिए, लेकिन ग्रामीण विकास की जो संस्थाएं हैं, आधारभूत संस्थाएं हैं, वो नहीं चाहती कि ग्रामीण विकास हो। बड़ी ही विडंबना है दोस्तों कि सड़कें कच्ची भी नहीं है, ये स्थिति बनी हुई है आज भी। और हम उन गांवों में दूरसंचार की बात सोचते हैं। ऐसे गांव है दोस्तों जहां पर नेटवर्क नहीं मिलता है मोबाइल का, तो क्या खा वहां पे डिजिटल ग्रामीण लाना चाहते हैं? डिजिटल ग्रामीण संस्कृति नहीं आएगी वहां। पहले आपको वहां पे आम जन तक आधारभूत संरचनाओं का जो ढांचा वो विकसित करना पड़ेगा, उनकी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, और उन्हें पलायन जो कर रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा, जिनके लिए आप विकास करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पे स्वच्छ पेयजल, बिजली, सड़क जैसी सुविधाएं और स्वास्थ्य आधारित सुविधाएं है ही नहीं। मृत्यु दर बढ़ रहा है क्योंकि शहर में जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, और वहां पर चिकित्सक रहना नहीं चाहते हैं, वहां चिकित्सा सुविधा को प्रबल नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों गलती किसकी है? कहीं ना कहीं गलती है वो जो ग्रामीण क्षेत्र को अपना कार्य क्षेत्र बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं उनकी ही समस्याएं है, उनकी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। आगे जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र सूखा, बाढ़, गर्म हवाएं जैसी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की चपेट में आ जाता है, और बीमारियों की चपेट में आकर जो अपना बचा खुचा धन था उसको भी स्वाहा कर देते हैं। ये जो क्षेत्र है वो जल, मृदा और वनों जैसे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं, तथा ग्रामीण समुदायों विशेषकर किसानों जो चरवाहे हैं उनकी आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं, क्योंकि उनका मेन जो मकसद है या मेन आय का स्रोत है वो क्या है? कृषि है या चरवाहा है। गायों को चराना, भेड़ों को चराना, दूध घी बेचना, यह है। लेकिन यदि अकाल हुआ, सूखा पड़ा तो पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और जो उनकी ग्रामीण संस्कृति है बात वो लुप्त प्राय हो जाएगी। ये संकट है दोस्तों, लेकिन संकट को दूर हम ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि हम उदाहरण देखें तो बड़े ही विकट और शोचनीय उदाहरण है। क्या है? उदाहरण के लिए वर्ष 1990 से 2016 के बीच में खेत में विचरण करने वाले पक्षियों की आबादी में 1/3 की गिरावट आई है दोस्तों। और इसके अलावा एक चीज और बता दूंगा, जो गिद्ध गांव में देखने को मिलते थे, जो कौवे अपशिष्ट पदार्थ को खाकर हमारी रक्षा करते थे, जो गिद्ध मरे हुए जानवरों को सफाया कर हमें शुद्ध वातावरण और स्वच्छ हवा प्रदान करते थे, वह नहीं के बराबर दिखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम ऐसी दवाइयों का यूज कर रहे हैं कृषि के अंदर जो उत्पादन तो बढ़ाते हैं लेकिन पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और वही खेती के जो अनाज है वो पशु खा लेते हैं, और मरने के बाद गिद्ध जब उन्हें खाते हैं वो भी काल कवलित होते हैं।
आज ऐसे पक्षियों की जो कि हमारे हेल्पफुल है, उनकी संख्या में निरंतर कमी आती जा रही है। ये सबसे बड़ा दंश है ग्रामीण विकास के लिए। इसके अलावा शहरीकरण। दोस्तों, हर कोई अपने बच्चों को, हर कोई अपने परिवार को स्वच्छ शिक्षित देखना चाहता है। अभाव में पलता परिवार कोई नहीं देखना चाहता। तो दोस्तों, क्या है, विशेषकर जब गांवों में रोजगार नहीं मिलता तो युवा कहां जाएंगे? शहरीकरण की तरफ। शहरीकरण में पढ़ाई लिखाई की वहां पे, क्योंकि गांव में शिक्षा है ही, स्कूलें हैं लेकिन वहां पर अध्यापक नहीं है, क्योंकि वो ये चाहता है, सरकारी अध्यापक भी ठेके पर काम देता है, कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी ओर से टीचर को रख देता है, खुद घर पे आराम करता है। यह आज के ग्रामीण क्षेत्र की समस्या का हाल, ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा का हाल। दोस्तों, यदि ऐसा हाल रहा ना तो शिक्षा का शय भी गांव तक नहीं पहुंच पाएगा। और हम कह रहे सिखाने की बात करते हैं, तो यदि विकास का भी वहां नहीं पहुंचा, कोई नहीं हो पाएगा। दोस्तों, विकास तो है ही नहीं, भूल जाइए ग्रामीण विकास को। यदि आपने समस्या के समाधान के लिए सरकार की हेल्प नहीं की, हमें बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेना पड़ेगा समस्या को दूर करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, शहरीकरण तो हम कर लेंगे, लेकिन उसके जो परिणाम है उनके लिए तैयार भी हमें रहना पड़ेगा। क्या गारंटी है कि हम शहरीकरण में जाकर हम समस्याओं के जूझेंगे नहीं? दोस्तों, इसके अलावा दूसरे परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल की कमी हो, क्योंकि पलायन होगा तो कहां से आएंगे श्रम बल? भूमि विखंडन, सामाजिक अलगाव और सांस्कृतिक पहचान की हानि की स्थिति बन सकती है यदि ऐसा हुआ तो, पलायन हुआ तो। दोस्तों, सांस्कृतिक जो समस्याएं है वो है, आज भी बनी हुई है। बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या आज भी है दोस्तों। इसके अलावा दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बच्चों को शिक्षित नहीं करना, महिला शिक्षा जो है उससे कोसों दूर है ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि उनकी सोच में बदलाव नहीं आया। क्योंकि जो ग्रामीण संस्थाएं हैं, विकास की संस्थाएं जिन्होंने जिम्मा ले रखा है, वो नहीं चाहती, क्योंकि ये पढ़ लिख कर हमारे उस मतलब विकास के लिए जान जाए और हमारे ऊपर नकेल कसे। इसके अलावा दोस्तों, ये जो शिक्षा रूपी अस्त्र है वो उन तक पहुंचाने नहीं चाहता कोई भी, कि वो शिक्षित होकर हमसे अधिकारों की मांग करें। वो नहीं चाहते, वो ये नहीं चाहते कि वो पढ़ लिख कर, उनको ये लगता है कि मेरा सिंहासन डोल जाएगा। जैसे कभी ऋषि मुनि कठोर तपस्या करते थे तो इंद्र का सिंहासन डोल जाता था, वो ज्यादा भयभीत होता था। वैसे ही आज स्थिति बनी हुई है। शिक्षा वह औजार है या अस्त्र है जिससे कि व्यक्ति अच्छे बुरे का, हानि या नुकसान का, लाभ या हानि का आंकलन कर सकता है। और ग्रामीण क्षेत्र का जो परिवेश है, जो सरपंच है, वहां की जो संस्था है, वो चाहती नहीं। तो फिर दोस्तों, दोष किसका है? केंद्र सरकार का नहीं है, स्थानीय ग्रामीण परिवेश का है कि वो जागरूक नहीं है। उन्हें समय समय पर सरपंचों से मिलना चाहिए, उनसे अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी ओर शहरीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों को कुछ लाभ भी प्राप्त हो सकता है, जैसे बेहतर कनेक्टिविटी हो सकती है, बाजार में पहुंच हो सकती है, धन प्रेषण हो सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र का तो नुकसान ही है। ग्रामीण संस्कृति समाप्त हो जाएगी। जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य है, जो हमारी सांस्कृतिक जड़ें मजबूत थी, वो नष्ट प्राय हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या नशे की लत लगना और मानसिक स्वास्थ्य। दोस्तों, नशे की लत कभी किसी को सफल नहीं बनाती है, जबकि उसे पतन के गर्त में ले जाती है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और वयस्कों को तंबाकू, गुटखा, शराब और सोशल मीडिया की लत जो लग रही है, वो उसे अंदर से खोखला किए जा रही है। दोस्तों, तंबाकू की जो लत है, शराब की लत, वो छुड़ाई नहीं जा सकती है, लेकिन नई नई जो सोशल मीडिया की लत है,
क्योंकि आज तक कोई ऐसे सुधार गृह नहीं खुले हैं जो कि उसे दूर कर सके। दोस्तों, उसे तो खुद के दृढ़ निश्चय से दूर किया जा सकता है कि हम एक दिन का उपवास रखें कि हम सोशल मीडिया का यूज नहीं करें। दोस्तों, घर में आटा ना हो चलेगा, नमक ना हो चलेगा, बिजली ना हो चलेगा, लेकिन मोबाइल में रिचार्ज होना जरूरी है। ये सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों। और इसके पीछे युवा जो है लत के शिकार हो चुके हैं। इसका ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उन पर बुरा असर पड़ता जा रहा है दोस्तों। आत्महत्या, मानसिक अवसाद और हिंसा की स्थिति बन जाती है। तनाव और आपराधिक प्रवृत्तियों में संलग्न होते जा रहे हैं युवा है वो, और बहुत प्रगति हुई है इस क्षेत्र में। आपराधिक प्रवृत्तियों में इन्हीं वजह से प्रगति आई है दोस्तों। अपशिष्ट प्रबंधन व स्वच्छता। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय जो अपशिष्ट है उनका प्रबंधन नहीं होता है, और जैसे मृत प्राय पशु है या जैविक अजैविक अपशिष्ट है उनका जो है सही ढंग से निपटान नहीं हो पाता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे सहयोगी जीव थे या पक्षी थे वो खत्म हो गए, तो उनकी जगह कौन ले, और हमें कोई चिंता नहीं है। हमसे अच्छा तो पशु पक्षी ठीक थे जो हमारी सहायता के लिए तत्पर रहते थे, हमने उनको जिंदा नहीं रहने दिया। तो ये दोस्तों, ये क्या है, इससे पर्यावरण प्रदूषण है, स्वास्थ्य संबंधी खतरे हैं, सौंदर्य संबंधी गिरावट है, और संसाधनों की हानि है वो तो होती है। तो ये सारी चीजें क्या है कि यदि हम स्वच्छ नहीं रहेंगे तो गंदगी हमारे स्वास्थ्य को बहुत गहराई तक प्रभावित करेगी, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार की जो अवधारणा है वो कभी फलवित या पल्लवित या पुष्पित नहीं हो पाएगी, न ही विकसित हो पाएगी। इसके अलावा बहुत सी समस्याएं हैं जिनकी ओर हम एक रूबरू हो सकते हैं, वो है अशिक्षा। दोस्तों, अशिक्षा वह स्थिति है जो कि युवाओं के हाथ में अपराध की बागडोर दे देती है। अशिक्षा वह बुराई है जो कि समाज को अंदर से खोखला कर देती है और कुरीतियों का सामना करने के लिए मजबूर कर देती है। वो न तो नए खेती के नए जो है उपाय या तकनीक काम में ले सकते हैं, और न ही वे अच्छी फसलों के बारे में जानकारी ले पाते हैं। दोस्तों, अशिक्षा किसी भी युवा को आगे बढ़ने से रोकती है। इसके अलावा दोस्तों, नौकरी की तलाश में भटकते भटकते वो शहर की ओर रुख कर लेते हैं, पलायन कर लेते हैं, और इससे क्या होता है, ग्रामीण जीवन का अंत सा नजर आने लगता है दोस्तों। इसके बाद है कुरीतियां। दोस्तों, जो अनेक कुरीतियां हैं समाज में, वो हमारे जीवन पर कुप्रभाव डालती है, जैसे बाल श्रम, बचपन में शादी कर देना, बाल विवाह कर देना, पर्दा प्रथा, मृत्यु भोज, ओसर मोसर, या फिर गोना प्रथा, सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, ये सारी ऐसी छुआछूत, बाल विवाह, आडंबर। दोस्तों, गांव में जो जादू टोने वाले भोपे हैं, नियम हकीम, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप शिक्षित होकर कुरीतियों का दूर करने में अपना योगदान दें, क्योंकि उनका काम चल रहा है। दोस्तों, विज्ञान का यदि आपको विस्तार करना है तो शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा के प्रकाश में ही सारी कुरीतियां नष्ट हो सकती है दोस्तों। यह पलायन को भी रोकेगी और आपकी जो सोच है उसको विकसित करेगी ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सी समस्याएं हैं। आपसी कला है दोस्तों, आपसी कला के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया वातावरण बना रखा है। क्या कर रखा है, बहुत व्यवस्था है, जो कि एक हम कहेंगे कि वो अच्छी सोच नहीं है। उन्होंने क्या कर रखा है, पंच परमेश्वर बना रखे, 5 लोग बैठ जाएंगे और वो क्या है, उनका निपटान कर देंगे, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो।
यदि किसी ने समाज से बाहर जाकर शादी कर ली हो, उसके घर का हुक्का पानी बंद कर देती है, यहां तक कि उसका मर्डर तक कर दिया जाता है, उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। ये स्थिति आज भी बनी हुई है, जिसकी वजह से कलह का वातावरण बन जाता है, तलाक की नौबत आ जाती है दोस्तों। और क्या होता है, छोटी छोटी बातें सम्मान का प्रश्न बन जाती है। यदि किसी ने तू तड़ाके से बात कर दी, तू तड़ाके तो करेंगे ना, गाली गलौज भी होंगे, एब्यूज भी होंगे, क्योंकि शिक्षा नहीं है दोस्तों। हमें पता नहीं है रेस्पेक्ट क्या चीज है, सम्मान क्या चीज है और मानवीय मूल्य क्या चीज है। जब तक हम शिक्षा रूपी अस्त्र को धारण नहीं कर लेंगे, तब तक हम ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं, जो लड़ाई झगड़े हैं, उनसे ऊपर नहीं उठ पाएंगे। क्योंकि हमें पता ही नहीं लगेगा कि लड़ाई झगड़ा किस चीज का, क्यों किया जा रहा है, और हम क्या करेंगे, उनके बीच में कूद पड़ेंगे बिना कारण, और फलस्वरूप हजारों रुपया मुकदमों पर खर्च हो जाता है। पहले तो क्या है, सरपंच एंट लेते हैं, गांव का मुखिया एंट लेता है, उसके बाद जो बचा खुचा मुकदमा भी चला जाता है, और अंततः बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है ग्रामीण परिवेश को। उनकी क्या है, सम्मान भी गया, जान मान की हानि भी हो गई। दोस्तों ये समस्या बहुत बड़ी है, और ये तभी दूर हो सकती है जब सोच में बदलाव। और सोच में बदलाव कब आएगा, जब शिक्षा का विकास हो। इसके अलावा चिकित्सा की समस्या हो, आज भी गांव में बच्चे का जन्म किसी अस्पताल में नहीं होता है, पुरानी तकनीक है, उसी से बच्चे का जन्म होता है, जो आया है वही आएगी और बच्चे का जन्म होता है। कोई अच्छी सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं है ही नहीं जो कि ये दम भर सके कि हमने मृत्यु दर को इतना कम किया है। दोस्तों जच्चा और बच्चा दोनों को हानि हो सकती है, उनकी जान जा सकती है, पर उन्हें क्या, ये तो आडंबर है ना, बहुपरूपी हवा है साहब, क्या करें, चिकित्सा का क्या फायदा, ये तो क्या ऊपरी हवा का प्रभाव है, या टोना कर दिया किसी ने साहब, उसका ताबीज बना लेंगे, लेकिन ताबीज बनाने वाले को अच्छा खासा पैसा दे देंगे, लेकिन डॉक्टर को नहीं देंगे। ये जो सोच है ना, वो शिक्षा की कमी की वजह से है, वो हमारे मूल्यों की वजह से है। हाँ, महिला को सशक्त बनाना नहीं चाहते ग्रामीण की क्षेत्र की, वो बनेगी कैसे, हम उन्हें चार दीवार से बाहर तो नहीं आने देंगे। हमें नवरात्र में लोग कन्याएं तो चाहिए पूजा पाठ के, लेकिन आप घर में कन्या पैदा नहीं होना देना चाहते। हमें पोता चाहिए, बेटा चाहिए वंश चलाने के लिए। तो नवरात्रा में आप कहां से लाएंगे नो कन्या? क्या कभी आपने सोचा है इस ओर? यदि सोचा होता तो ग्रामीण क्षेत्र की कन्या भ्रूण की हत्याएं स्वतः समाप्त हो चुकी होती। दोस्तों कभी आपने सुना है कि बेटी की चाह में 9 बेटे पैदा कर दिए? नहीं ना, लेकिन एक बेटे की चाह में 9 बेटियां हो गई, यह आम बात है। क्या गारंटी है वो कल आपको वृद्धाश्रम के हवाले नहीं करके आएगा? दोस्तों बेटी होती है, चाहे वो एक ही है, वो आपका बुढ़ापा संवार देगी। बेटा यदि कुल कलंक निकल गया तो क्या होगा, आपने सोचा है कभी? तो दोस्तों क्या होता है, यह प्रण लेना कि मेरे घर में चाहे मैं गोद दिलो एक बेटी का जीवन संवारूंगा। फिर देखिए आप विकास की बयान कैसे आती है आपके। क्योंकि दोस्तों शक्ति वह शब्द है, चाहे वो शिक्षा की शक्ति हो, चाहे वो धन की शक्ति हो, चाहे वो पावर हो, तीनों में देवी का ही रूप है। यदि हमने ये समझ लिया ना, कन्या भ्रूण हत्या की समस्या से निजात पा ली हमने, तो सारी समस्याएं जड़ मूल से नष्ट हो जाएंगी। लेकिन सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। घर में बहू तो आए लेकिन बेटी ना आए, बेटी पैदा ना हो। तो दोस्तों कैसे आप शादी करेंगे अपने बेटे की, अपने पोते की? कभी आपने सोचा है? दोस्तों ये समस्याएं है, सोच है, संकीर्ण सोच, आगे का नहीं सोचते। यदि अशिक्षा है तो इसके अलावा निर्धनता, गरीबी। दोस्तों हम पंखे, फ्रिज, कूलर की बात करते हैं, वहां पर रोशनी के लिए आज भी लालटेन जलाई जाती है।
रात रात भर पहरा दिया जाता है, लालटेन हाथ में लेकर कि कहीं अनहोनी ना हो जाए, कहीं माताओं बहनों के साथ कुछ दुर्व्यवहार ना हो जाए, गांव का मुखिया कोई उठाकर ना ले जाए। यह समस्या आज भी है दोस्तों, क्योंकि बिजली की समस्या है और कोई सुनने वाला है नहीं, क्योंकि शासन बहरा है। लोक प्रशासन यह कहता है कि जब तक शासक बहरा होगा तब तक ग्रामीण विकास की समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि वो बहरा तो है ही, अंधा भी हो गया है। वो देखना नहीं चाहता कि ग्रामीण की समस्याएं क्या है दोस्तों। तो हमने आज के इस एपिसोड में जाना है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं क्या है वो ऐसी समस्याएं जिनसे हम निजात पाकर ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात कर सकते हैं और अंततः हम भारत का विकास कर सकते हैं। तो दोस्तों, विकास का जो हमारा चैप्टर है उसमें जो आज का यह एपिसोड था वह प्रमुखता से इसलिए माना जा सकता है क्योंकि हमने ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं को तो जान लिया, लेकिन उन समस्याओं को जानकर हम उन योजनाओं को लागू कर सकते हैं और हम ये जान सकते हैं आज के एपिसोड से कि वो समस्याएं कौन सी है जिन्हें मद्देनजर रखते हुए हमें योजनाओं का सुचारू संचालन करना पड़ेगा। दोस्तों, जो अभी की सरकार है पिछले 2 दशक से जो मैंने कल बताया वह बहुत ही प्रगतिगामी है, उन्नत पथ पर चलने वाली है और दोस्तों देश को उन्नत पथ पर ले जाने के लिए है। लेकिन दोस्तों, यदि सहयोग आम जन का नहीं मिलेगा तो कोई भी सरकार क्यों ना हो, कोई भी जन सेवक क्यों ना हो, उसे सफलता कभी हाथ नहीं लगेगी। तो दोस्तों, जरूरत है कि जो अभी का राम राज्य है उसका लाभ उठाने के लिए हमें हाथ से हाथ मिलाकर चलना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और जरूरत इस चीज की है कि जो जिसका अधिकार है उस तक पहुंचाने में अपना भी योगदान देना पड़ेगा, चाहे वो बच्चों का जीवन है या बच्चों का बाल्यकाल है, बच्चों का बचपन है, महिलाओं को उनकी आजादी है, महिला को उनकी शिक्षा की आजादी है, उनके जन्म लेने की आजादी है, उन सभी का सम्मान करना पड़ेगा। तभी दोस्तों हम एक सच्चे और पुण्यकर्मी स्वयं सेवक के रूप में राष्ट्र विकास में अपना योगदान दे पाएंगे। दोस्तों, तो आज आपने जाना कि राष्ट्रीय विकास में ग्रामीण विकास की वो कौन सी समस्याएं हैं जो राष्ट्रीय विकास से बाधक बनती है। दोस्तों, तो इन बाधाओं को जाना और इसके फलस्वरूप को दूर करने के उपाय भी जाने। तो दोस्तों, हम मिलते हैं एक नए प्रण के साथ कि हम ग्रामीण विकास की समस्याओं को दूर करने में अपना योगदान देंगे। तो कल मिलेंगे इसी वक्त इसी मंच पर, तब तक के लिए